एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो है विद्यापीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके एक्चुअल पेपर की क्वेश्चन मैं लाया हूँ आज। तो ये पास्ट ईयर पेपर है, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो है कितना स्कोर करना है और किस तरह के क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में पूछे आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 या 1/4 इस तरह से रहता है। तो 2 पार्ट में मैं ये वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे और सेकेंड पार्ट में मैं बाकी 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन। कहां पर दिखाया जाता है डिवेंचर अकाउंट में अगर लॉस हो जाता है तो? ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल स्टेटमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 10 सेकेंड होंगे। तो 10 सेकेंड के बाद आप जो है इसका आंसर 10 सेकेंड में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटा समय मिलेगा वहां पर। तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे, बट जितना आपको आएगा चूज कीजिएगा कि उतना ही आप कर सके। जितनी एक्यूरेसी आप मेंटेन करेंगे उतना सही रहेगा। अगर आप 200 में से 150 ला देते हैं यानी 75 क्वेश्चन अगर सही होते हैं आउट ऑफ 100 तो आपका डेफिनेटली जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मेन कैंपस में हो जाएगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो वेटिंग लिस्ट जो है 140 के आसपास तक जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि 150 के आसपास लाएं आप स्कोर, 140 से 150 के बीच, तो आपका डेफिनेटली हो सकता है। चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज एट। डिवेंचर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्या होता है? 12%, 20%, फिक्स रेट या 15%। ठीक, तो आपका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग जो है नोट करते रहिए और चेक कीजिए आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं और फिर स्कोर कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है फिक्स रेट। एक फिक्स रेट होता है, ये रेट हो सकता है वो 5, 10, 8, 12, 13.5, 14.5 कुछ भी, लेकिन वो रेट जो रहेगा फिक्स रहेगा, उसी रेट पे जो है इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमने पढ़ा हुआ है शेयर के चैप्टर में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नेक्स्ट, डिविडेंड्स आर यूजुअली पार्डन। मतलब डिविडेंड्स जो है कहां से दिए जाते हैं, कहां से सैक्रिफाइस किए जाते हैं? ऑथराइज कैपिटल से, इश्यूड कैपिटल से, कॉल्ड अप कैपिटल से या पेड अप कैपिटल से? तो आप सभी को पता है ये जो है पेड अप कैपिटल से पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ। कंपनी जो एक बिजनेस का फॉर्म है वो किस लिए बनाया जाता है? फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द पब्लिक, पब्लिक को सर्विस देने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सरकार को बेनिफिट देने के लिए, या इनमें से कोई? तो सही आंसर है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब डिसॉल्व हो जाता है फर्म जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होता है लायबिलिटी साइड, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिशन होता है, पार्टनरशिप फर्म में आता है, तो उस समय जो जनरल रिजर्व रहता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, गुडविल इज, ये हम सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो है ये बनाते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रिंसिपल्स इज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन? इसका आंसर है कॉपरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कह सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर डिजिट्स आर देयर इन IFSC कोड? तो IFSC कोड में हमारे जो 11 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, इसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ जो है न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969?
तो कॉमन क्वेश्चन है ये सब, तो ये आपको पता भी होने चाहिए। इसका राइट आंसर है 14 बैग्स। क्वेश्चन नंबर 13, हु गिव द इक्वेशन P is equal to mv plus m v अपॉन t। तो इसका राइट आंसर है फिशर। ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का जो है फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर। मनी इज अ मीन्स एंड एंड, बोथ ऑफ दिस नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका बोथ ऑफ दिस। इट्स अ मीन्स टू फॉलो एन एंड। पेमेंट ऑफ बैलेंस, पेमेंट बैलेंस कंपोनेंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, पीओपी की बात कर रहा है। तो पीओपी का कंपोनेंट क्या है आपका? करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, दोनों है या नन ऑफ दिस है? राइट आंसर है बोथ ऑफ दिस, दोनों ही इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, ओल्ड एज पेंशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज ओल्ड एज पेंशन जो दिया जाता है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का अनप्रोडक्टिव एक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सर्विसेज के बदले जो है मॉनेटरी टर्म्स कुछ मिल नहीं रहा है, पैसा जो है हमें नहीं मिल रहा है। ये फ्री फंड में जो है, जो ओल्ड पीपल है उनको पेंशन के तौर पर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है सर्विसेज अपने वर्किंग एज में दी है। इंटरमीडिएट सर्विस नहीं होता है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंटरप्रेन्योर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ होती है? बिजनेस के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर है सभी के लिए, सबके तरफ जो है एंटरप्रेन्योर की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। SWOT एनालिसिस इंक्लूड्स, SWOT एनालिसिस क्या होता है? तो S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, T फॉर थ्रेट्स और O फॉर क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। याद रखिएगा O फॉर क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज। राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, इसमें जो मैंने पेन लिया है वो ठीक से चल नहीं रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज जो है इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। शॉर्ट एनालिसिस में याद रखना, किसी का भी पूछ सकता है पेपर में, एस का भी पूछ सकता है, डब्ल्यू का भी पूछ सकता है, ओ का भी पूछ सकता है, टी का भी पूछ सकता है। तो ये एनालिसिस ऑल ऑफ द अबव होगा, जहां पर ओ मिसिंग था क्योंकि ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, और 5 ऑप्शन नहीं है, 4 ही ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ऑल ऑफ दिस रखा है। नेक्स्ट, a consumer obtains the maximum satisfaction if he acts according to the law। एक कंज्यूमर को जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये बात किस लॉ में कही गई? तो आप देख सकते हो डिमिनिशिंग डीएमयू में भी कही गई थी, ईपी मार्जिन यूटिलिटी में भी कही गई थी, कंज्यूमर सरप्लस में भी कही गई थी। इसका आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, और बिल्कुल आंसर सही। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज, इसका राइट आंसर है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो है हम लेफ्ट टू राइट कम डिफरेंस निकालते थे और फिर बेस से जो है बेस ईयर से जो है उसको हम कंपेयर करते थे, परसेंटेज निकालते थे। और कॉमन साइज अगर स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन रहता, कॉमन साइज स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन रहता, तो इसका आंसर होता वर्टिकल एनालिसिस, क्योंकि उसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नीचे वाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100% कंसीडर करके बेस लेके कंपेयर करते हैं, तो सीधा सीधा जो है वो जाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर, जब डिवेंचर कैंसिल होता है तो हम जो है उस पर प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब जब डिवेंचर कैंसिल कर रहे हैं तो 100 रुपए का डिवेंचर अगर हमने खरीदा है, कैंसिलेशन के समय हम कस्टमर को मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर 110 में वापस खरीद रहे हैं उससे, एक तरह से ऐसे समझो, कैंसिल कर रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं, मतलब कस्टमर ने जब डिवेंचर खरीदा, ठीक है, तो उसने 100 रुपए दिए, लेकिन जब उसको रिटर्न करना पड़ा कंपनी को, तो कंपनी से उसको 110 मिली, तो नुकसान हो गया, और ऐसी कोई भी चीज नॉमिनल अकाउंट में जाती है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, जो डिवेंचर्स पे हम डिस्काउंट देते हैं वो क्या है? फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है, रियल एसेट है, कैपिटल लॉस है। तो ये लॉस एक तरह से कैपिटल लॉस, डिवेंचर हो या शेयर हो, दोनों केस में आपका कैपिटल लॉस होगा। प्रीमियम है तो गेन, डिस्काउंट है तो लॉस। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, किस आइटम के अंदर शो किया जाता है? इट्स शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? पी है, आर है या एन है? तो उसका राइट आंसर है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि शेयर हम अलॉट करते हैं किसी पर्सन को, और वो पर्सन क्या है? कोई भी पर्सन का अगर हम नाम लेते हैं तो वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है।
नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं। तो अब आप चेक कीजिए इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने किए हैं। ये 2500 क्वेश्चन जो थे बहुत आसान थे, इसमें से आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते थे। 2 नंबर के थे तो 50 मार्क्स ला सकते थे, बट इवन आपके एटलीस्ट अगर 20 सही है तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर शोन। जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, अगर वो पार्टनर टेक ओवर करता है तो कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से तो मतलब नहीं है, बैंक अकाउंट से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। अब या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, तो पार्टनर ले रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ही होना चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या मिलता है? उसके हिस्से का गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल, बाकी बचे हुए पार्टनर्स के हिस्से का गुडविल। इसका राइट आंसर है उसके हिस्से का गुडविल मिलता है, हिज शेयर, हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years were 6,000, 13,000 and 8,000. The value of goodwill at 2 years purchase of average profit will be। तो सिंपल है, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, 6,000, 13,000 और 8,000। टोटल कीजिए कितना हुआ? 6, 13, 19 और 27, टोटल 27,000। एवरेज करेंगे 3 साल का तो 9,000, 9,000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18,000। बहुत बार हड़बड़ी में बच्चे क्या करते हैं कि 81 लिख देते हैं, 18 का 81 ऑपोजिट कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये सब। तो 18,000 इज द राइट आंसर। करंट अकाउंट इज, करंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो नॉर्मल सी बात है, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहो या पार्टनर्स करंट अकाउंट कहो, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि ये किसी के नाम से जाने जाते हैं। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट इज, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है? ये हमारा रियल अकाउंट होता है क्योंकि इसमें जो है कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, इसी के बारे में हम बात करते हैं कि बिजनेस में, सॉरी, नॉन ट्रेडिंग कंपनीज बनाती है ये चीज, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें क्या रिसीव हुआ है कैश के फॉर्म में, क्या पे हुआ है कैश के फॉर्म में, ये नोट कर। व्हिच क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स कंडीशन फ्री इंस्ट्रक्शन? कंडीशन फ्री इंस्ट्रक्शन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं रहती है, आप बस लिख के दे देते हो और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, एंड दैट इज नोन एज चेक। चेक में जो है कंडीशन फ्री इंस्ट्रक्शन रहती है। बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंडीशन रहता है, प्रॉमिसरी नोट में भी आपका कंडीशन रहता है, हुंडई में भी आपका कंडीशन रहता है। व्हेन वाज द एसबीआई फाउंडेड? ये ईयर वाले जो क्वेश्चन है ये काफी ट्रिकी होते हैं, तो ये क्वेश्चंस अगर आप याद रखेंगे तो आप दूसरे स्टूडेंट से एडवांटेज गेन करेंगे, आपको एक एज मिलेगा। रीजन बिहाइंड इसीलिए कि क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये अगर अच्छे से याद है, क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन हो सकता है आपको ईयर वाले मिले, तो याद कर लीजिएगा। तो एसबीआई कब फॉर्म हुआ था? इसका आंसर है 1955। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई अगर बढ़ रही है तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वैसी बात है सर, अनइक्वल होगा, क्योंकि अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास पैसे होंगे वही क्या होगा? वही सामान खरीद सकेगा। जो गरीब होगा या मध्यम वर्ग का होगा वो सामान नहीं खरीद सकेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर मनी आते हैं? तो लीगल टेंडर जो है मनी का वो कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं, एक रुपीस, एक कॉइन्स। या तो आप रुपए में सामान खरीदते हो या तो आप सिक्कों में पैसा सामान खरीदते हो। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड? कैपिटल ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टोटल ऑफ क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर दोनों इक्वल है तो हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इक्वल है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो अनफेवरेबल या फिर नेगेटिव बैलेंस ऑफ। प्रॉफिट कंपोनेंट्स आर, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। प्रॉफिट कंपोनेंट्स में क्या होता है? डिविडेंड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। नेक्स्ट, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इज कॉल्ड।
देखिए इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं काफी क्लोज ऑप्शंस है, जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको जो है सही आंसर का पता चलेगा। अक्सर क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, लेकिन उसे दिमाग में याद नहीं रखते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जैसे इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, यार जीडीपी भी हो सकता है, नेशनल इनकम भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर है जीडीपी। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट एंड एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड फर्स्ट टू ऑब्टेन। अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसे लेना पड़ता है? परमानेंट रेजिग्नेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा स्पेलिंग में, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर आपका होगा रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट लाइसेंस या नन ऑफ दिस। राइट आंसर इसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सर्कल कर दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन ये वाला, तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ लीडर। लीडर का मेन फंक्शन क्या होता है? अगेन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। प्लानिंग एंड डायरेक्शन, स्टाफिंग, कम्युनिकेटर या कंट्रोल। देखिए आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन में आपने ये पॉइंट पढ़ा था, लेकिन प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, स्टाफिंग भी सेम वही एचआर यूनिट करता है, कंट्रोलिंग भी वही करता है, और कम्युनिकेटर हमारा जो है ये काम है हमारे लीडर का। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल या ऑल ऑफ द अबव। जिसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इज एज्यूम टू बी इक्वल टू। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो है बेस लेते हैं नेट सेल्स को, इसका दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसका बेस जो होता है वो क्या होता है? 100 होता है। आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडेम्पशन के बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर। जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? वो ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व। जो लोग आईसीएससी बोर्ड के हैं वो शायद पढ़े हों, क्योंकि उनके कोर्स में चैप्टर था। सीबीएसई वाले ये ध्यान रखिए कि ये जनरल रिजर्व का जो है आंसर। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। सिंकिंग फंड अकाउंट में जो बैलेंस बच जाता है जब डिवेंचर रिडीम करते हैं, तो उसके बाद जो सिंकिंग फंड में बैलेंस बचता है उसको हम लोग ट्रांसफर जनरल रिजर्व में ही करते हैं। नेक्स्ट, डिवेंचर इज व्हाट? सिंपल है, डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, क्योंकि वो लोन दिए रहते हैं कंपनी को, इसलिए इसका आंसर होगा लोन सर्टिफिकेट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, फायदा हो रहा है शेयर्स पे, 100 का सामान 110 में बेच रही है, हमारे लिए क्या है? कंपनी के लिए कैपिटल गेन। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? फट से बताइए। इंटरेस्ट मिलता है? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट मिलता है? नहीं। कमीशन मिलता है? नहीं। डिविडेंड मिलता है, इसका राइट आंसर है डिविडेंड। बाय हूम अ कंपनी इज क्रिएटेड, कंपनी किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, लॉ, डिवेंचर होल्डर्स। इसका राइट आंसर है लॉ। कंपनी जो है लॉ से आता है, क्योंकि है कंपनीज एक्ट 1956, अमेंडमेंट 2013। 2013 में ये लॉ चेंज होकर 2013 हो गया है, और 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ नियम कानून चेंज हुए इसलिए अमेंडमेंट लिखा जाता है, अमेंडेड। तो लॉ कानून से ये बन के आया है। कानून से बनकर आया है का मतलब है कि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से पास होके आया है। उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनसे साइन होके ये लॉ आया था, एग्जिस्टेंस में आया। क्वेश्चन नंबर 48, द एग्जीक्यूटर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका अमाउंट जो बचा रहता है, जो कंपनी को देना रहता है उस पार्टनर को, वो कितने अमाउंट पे देना होता है? देखिए जो नॉर्मल अमाउंट रहता है वो तो देते हैं, लेकिन अगर लोन अगर वगैरह कुछ रहता है, अगर कोई अमाउंट ड्यू है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, और ये इंटरेस्ट रहता है, याद रखिएगा, 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है जब पार्टनर डेथ कर जाता है। तो किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, एग्जीक्यूटर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट,
प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बॉर्न बाय रिवोल्यूशन अकाउंट जब होता है तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसके बीच बढ़ता है, तो ये बढ़ता है हमारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच, जो पार्टनर्स रहते हैं। एडमिशन के टाइम तो ओल्ड पार्टनर्स होगा, रिटायरमेंट में तो पार्टनर रिटायर करता है तो आप कह सकते हैं कि ऑल पार्टनर्स भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होते हैं ओल्ड ही है, वो कोई नया तो आ नहीं रहा है। डेथ के समय भी ऑल पार्टनर्स ही होता है, लेकिन इसका आंसर ओल्ड पार्टनर इसीलिए होगा क्योंकि एडमिशन के टाइम जो है क्या होता है, नया पार्टनर जो है उसको नहीं मिलता है, तो ओल्ड ही हुए वो। रिटायरमेंट में भी ओल्ड ही पार्टनर कहलाएंगे, डेथ में भी ओल्ड पार्टनर कहलाएंगे। ठीक। और पार्ट वन वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा होता है, बार बार मैंने ये बताया है कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और कंपलसरी नहीं है कि आपको रिटन कराना पड़े। अगर कोई ये कहता है कि ओरली एग्रीमेंट